कृष ने दरवाजे के पास खड़े गार्ड से अंदर पैगाम पहुंचाने को कहा। गार्ड ने जाकर अंदर मेड को खबर की। मेड अमायरा के कमरे में पहुंची। अमायरा बेड पर पेपर्स फैलाए अपना कॉलेज का असाइनमेंट पूरा कर रही थी। मेड ने कहा, मैडम बाहर कोई लड़का आपसे मिलने आया है। उसने अपना नाम कृष मल्होत्रा बताया है। कृष का नाम सुनते ही अमायरा के काम करते हुए हाथ रुक गए। वो तुरंत बिस्तर से उठ खड़ी हुई। तुम लोगों ने उसे बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? उसे अंदर ले आओ। ये बोलकर अमायरा ने अपने कमरे की हालत देखी। उसने मेड को फिर टोका, एक काम करो, उन्हें गार्डन में ले जाओ, मैं वहीं उनसे मिल लूंगी। मेड वापस चली गई। अमायरा ने अपने बाल पकड़ लिए। आखिर वो करे तो करे क्या? जल्दबाजी में वो सारा सामान समेट नहीं पाई। वो भागकर आईने के पास चली आई और जितना हो सकता मेकअप किया। मेड कृष को गार्डन में ले आई। आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैडम यही आपसे मिलेंगी। आप कुछ लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी? जी नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कृष ने कहा। मेड वहाँ से लौट गई। अमायरा भागती हुई कमरे से बाहर निकली। पंख नहीं थे वरना उड़कर पहुँच जाती। कृष ने जब अमायरा को आते देखा तो होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। भागते भागते अमायरा की सांसें फूल गई थी। कृष उसके पास चला आया। मैं भाग नहीं रहा था, आराम से आती। अमायरा अपनी सांसों को संभालते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। कृष की इस बात पर अमायरा ने कहा, जैसे कि तुमने तो मेरा फ़ोन बिना किसी वजह के उठा लिया था। कृष जानता था वो इस बात को लेकर उससे गुस्सा करेगी। कृष ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई। बिग ब्रो हॉस्पिटल में है इसलिए परेशान था और तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया। मुझे माफ़ कर दो। अमायरा ने चेहरा उठाकर कृष को देखा। तुम्हारी फैमिली क्या यहाँ रहती है? पर तुमने तो बताया था वो अहमदाबाद में रहती हैं। हाँ वही रहती हैं। बिग ब्रो यहाँ बिजनेस ट्रिप पर आए हुए थे। क्या अब उनकी तबीयत ठीक है? अमायरा ने फिक्र जताते हुए पूछा। हाँ वो अब ठीक हैं, पर उन्होंने सचमुच हम सबको डरा दिया था। वैसे तुम्हारे भैया कहाँ हैं? तुम बेफिक्र होकर मुझसे बात कर रही हो, क्या वो घर पर नहीं हैं? कृष के इस सवाल पर अमायरा मुस्कुरा दी। जी नहीं, वैसे भी भैया की अब शादी होने वाली है इसलिए वो अब बिजी हो गए हैं। ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे भैया शादी कर रहे हैं। कब और किससे? शादी का दिन 4 दिन बाद का है। तुम्हें याद है मैंने तुमसे किसी के बारे में बताया था जो बहुत अच्छा कुकिंग करती हैं? सिद्धि जी, जो कि मेरे भैया के ऑफिस में काम भी करती हैं। उन्हीं से उनकी शादी हो रही है। कृष के लिए ये जवाब किसी झटके से कम नहीं था। वो जानता था सिद्धि शादीशुदा कर रही है, लेकिन ये नहीं मालूम था वो शख्स अमायरा का भाई निकलेगा। कृष अमायरा से दूर होकर बोला, तुम्हारे भैया को दुनिया में और कोई नहीं मिला, उन्हें समझाओ ये शादी न करे। अमायरा समझ नहीं पाए आखिर कृष कहना क्या चाहता है। वो क्यों इस शादी के खिलाफ जा रहा है? तुम ये क्या कह रहे हो? वही कह रहा हूँ जो सच है। क्या तुम जानती हो सिद्धि जी पहले से शादीशुदा हैं? उनका पति जिंदा है। क्या तुम्हारे भैया को ये बात मालूम नहीं? और नहीं मालूम है तो बताओ उन्हें। What's wrong with you कृष, तुम्हें मुझसे ये सारी बातें क्यों कह रहे हो? और तुम सिद्धि जी के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? क्योंकि वो मेरी भाभी हैं, मेरे बिग ब्रो की पत्नी। अगर उनका रिश्ता खराब होगा तो मैं चुपचाप देख नहीं सकता। अभी भी कुछ नहीं बिगा। अपने भैया से कहो वो इस रिश्ते के लिए मना कर दे। इतना कहकर कृष जाने के लिए पलट गया। अमायरा की हिम्मत नहीं हुई उसे रोक सके। सिद्धि संजय के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी। संजय ने वेटर को खाने का ऑर्डर दिया और वापस से अपनी जगह पर आकर बैठ गया। सिद्धि ने पूछा, आपने फ़ोन पर बताया नहीं कि आप मुझसे यहाँ क्यों मिलना चाहते हैं? मैं आज पंडित जी से मिला था। जैसा कि आपने कहा था शादी जल्द से जल्द हो। पंडित जी ने नज़दीक का मुहूर्त निकाला है। 4 दिन बाद शादी की डेट है। आप अगर सहमत हैं तो हम आगे की तैयारी कर सकते हैं, संजय ने कहा। सिद्धि ने पानी का गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया। 2 घूंट पीकर उसने वापस से गिलास रख दिया।
उसने संजय की ओर देखा और मुस्कुरा दी, जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि वो राजी हैं। ये सुनकर संजय की खुशी भी बढ़ गई। संजय ने आगे कहा, मैं इस तरह पहले कभी किसी लड़की के साथ बाहर डिनर के लिए नहीं आया, सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए ही आया हूँ। आज पहली बार आपके साथ आया हूँ। सिद्धि बस उनकी बातों पर मुस्कुरा दी। वेटर उनका डिनर सर्व कर वहां से चला गया। संजय ने कहा, शादी के लिए मैरिज हॉल बुक किया है। फिक्र मत कीजिए, आपने जितनी सादगी से कहा था सारा इंतजाम उतनी ही सादगी से करूंगा। 2 दिन बाद मेहंदी और संगीत वही रखी गई हैं। अमायरा चाहती थी, इसलिए। क्या आप तैयार हैं? मैंने अक्सर दूसरों की खुशियों को ऊपर रखा है। अमायरा की चाहत है तो मैं इनकार नहीं करूंगी। आपको जो ठीक लगे। सिद्धि का जवाब सुनकर संजय को खुशी हुई। शिव रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुआ। नजरें चारों तरफ सिर्फ सिद्धि को तलाश रही थी। इसी बीच उसे सिद्धि दिखाई दी, जो संजय के साथ डिनर कर रही थी। शिव उसके पास चला आया। सिद्धि ने नजरें उठाकर सामने शिव को देखा। यकीनन उसे यहाँ देखकर सिद्धि खुश नहीं हुई। संजय ने जब सिद्धि की नज़रों का पीछा किया तो देखा शिव उनके सामने था। पहली मुलाकात जब शिव से हुई थी तो वो अनजान था, लेकिन अब तो संजय जानते थे वो कौन है। सिद्धि, बाहर चलो, मेरे साथ मुझे बात करनी है। शिव ने सिद्धि का हाथ पकड़ना चाहा तो संजय ने उसका हाथ पकड़ रोक दिया। जो भी बात करनी है यहाँ मेरे सामने करो। शिव ने गुस्से भरी नज़रों से संजय को घूरा। मुझे मेरी बीवी से बात करनी है। बीवी थी, अब तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता नहीं, बल्कि वो मेरी होने वाली पत्नी है। मैं हरगिज इजाज़त नहीं दूंगा कोई मेरी आंखों के सामने उनसे बदतमीजी करे। संजय की बात पूरी हुई तो सिद्धि बोली, आप वापस चले जाइए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, पर मुझे करनी है। चलो मेरे साथ। शिव ने सिद्धि का हाथ पकड़ लिया। सिद्धि उठ खड़ी हुई और शिव से अपना हाथ छुड़ाकर बोली, क्या आपको सीधी बात समझ नहीं आती? शिव ने एक गहरी सांस भरी और 2 कदम आगे बढ़कर सिद्धि के नज़दीक चला आया। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जितना मैं खुद को नहीं जानता उससे कहीं ज़्यादा तुम मुझे समझती हो। प्लीज़ बाहर चलो, मुझे कुछ बात करनी है। सिद्धि ने ध्यान से उसकी बात सुनी। वहां मौजूद बाकी सबकी नज़रें भी उन लोगों पर ही टिकी थी। सिद्धि ने बाहर जाना ही ठीक समझा। उसने संजय से कहा, आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा, मैं घर चली जाऊंगी, कल ऑफिस में मिलते हैं। सिद्धि ने अपना पर्स उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। शिव भी उसके पीछे चल दिया। संजय को एहसास हो रहा था जैसे कोई उसकी पसंद को उससे छीनकर ले जा रहा हो। सिद्धि और शिव के रिश्ते को वो झुठला नहीं सकता था। शिव ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोला। सिद्धि ने पहले तो उसे घूरकर देखा और फिर गाड़ी में बैठ गई। शिव ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। यशोधरा ने कोई सवाल नहीं किया। शिव उसे कहाँ ले जा रहा था उसने ये तक नहीं पूछा। शिव चुपचाप ड्राइव कर रहा था। उसने जब एकाएक गाड़ी रोकी तो कहीं जाकर सिद्धि अपने ख्यालों से बाहर निकली। उसने शिव की ओर देखा। गाड़ी किसी झील किनारे खड़ी थी। शिव ने बिना सिद्धि की ओर देखे कहा, मुझसे तुम इतनी नाराज हो गई कि घर छोड़ने का फैसला ले लिया। एक बार भी मुझे सच कहना जरूरी नहीं समझा। तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम रेलवे स्टेशन पर नहीं थी तो तुम्हारी चीजें वहां कैसे पहुंची? इसे मेरी बदकिस्मती कह लीजिए। इरादे तो कई थे मन में खुद को खत्म कर लूं, लेकिन अपनी जान लेती भी कैसा, जिसे बचाने के लिए घर से भागी थी उसका भी तो ख्याल रखना था। मैं नहीं जानती थी उस वक्त कहाँ जाओ, किसके पास जाओ। जिस ट्रेन में बैठी थी मेरे ठीक सामने एक औरत बैठी थी, मेरी हम उम्र थी। बाहर रेलवे स्टेशन पर अनगिनत शोर था। सिद्धि खिड़की के पास वाली सीट पर बैठी हुई थी। आंखों के आंसू सूख चुके थे। बेहद घबराई हुई थी उस वक्त। तभी उसे एहसास हुआ कोई उसे हिला रहा था। सिद्धि की तंद्रा टूटी तो सामने बैठी लड़की ने कहा, आप जरा अपना पैर हटाएगी, मुझे अपना बैग रखना है। सिद्धि ने अपने पैर हटा लिए। उस लड़की ने चेहरा ऊपर किया और सिद्धि से पूछा, दिखने में तो शादीशुदा लग रही हैं, पति के साथ घूमने जा रही हैं क्या? सिद्धि ने चेहरा फेर लिया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़की मन ही मन खुद से बोली, अजीब औरत हैं।
कुछ कहती ही नहीं। दिखने में तो किसी अच्छे घर की लगती हैं। हाथ के कंगन भी कितने खूबसूरत हैं। मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही। सिद्धि खिड़की से बाहर की ओर देखे जा रही थी। उसकी नज़र टेलीफोन पर गई। किसे कॉल करे, किससे अपनी दिल की बात करे। दिल में अजीब सी हुक उठी थी। सिद्धि बिना ज्यादा सोचे ट्रेन से नीचे उतर गई। वही सामने बैठी लड़की ने कहा, कहाँ जा रही हो? कुछ ही देर में ट्रेन निकलने वाली है। सिद्धि ने उसकी बात नहीं सुनी। शायद उसका ध्यान उसकी बातों पर था ही नहीं। वो लड़की अपने आप में ही बड़बड़ाए, अजीब औरत है, कुछ पूछो तो जवाब ही नहीं देती। इसे सुनाई तो देता है न। उस लड़की की नज़र किसी चमकदार चीज पर गई। उसने जब नीचे से उठाया तो देखा वो लॉकेट था। ये लॉकेट उसी जगह पर था जहां कुछ देर पहले सिद्धि बैठी हुई थी। सिद्धि के मन में माहिरा का ख्याल था। उसकी आवाज़ सुनना चाहती थी वो हिम्मत कर माहिरा का नंबर डायल करने लगी। सिद्धि का लॉकेट वापस करने के लिए वो लड़की ट्रेन से बाहर निकल रही थी। इतने में ही एक धमाका हुआ। आग और धुएं की लपेट में बहुत से लोग आ गए। चारों ओर चीखें ही चीखें थीं। स्टेशन पर मौजूद लोग भी हताहत हुआ। सिद्धि भी उन सब से अछूता नहीं रही। आग की लपटें देखकर ही वो बेहोश हो चुकी थी। जो लड़की उसका लॉकेट वापस करने के लिए उसके पास आ रही थी, अब उसकी लाश स्टेशन पर पड़ी हुई थी। आधा शरीर आग की लपटों में जल रहा था। दूसरे हाथ की मुट्ठी में उसने कसकर लॉकेट पकड़ा हुआ था। सिद्धि की जब आंख खुली तो उसने खुद को एक सरकारी अस्पताल में पाया। वो अभी भी घबराई हुई थी। हॉस्पिटल का माहौल देख सिर भारी होने लगा था। सिद्धि ने सिर पर हाथ रख लिया और पास से गुजर रही नस का हाथ पकड़ रोक लिया। मैं कहाँ हूँ? थैंक गॉड आपको होश आ गया। आप इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। नस ने कहा तो सिद्धि ने दूसरा सवाल किया। कितना वक्त हो गया मुझे? आप 2 दिन से यहाँ बेहोश हैं। आपको ढूंढते हुए कोई नहीं आया। आप अपने फैमिली के बारे में बताएं, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे। फैमिली नाम सुनकर ही सिद्धि चुप हो गई। उससे कोई जवाब नहीं दिया गया। नस ने फिर पूछा, मैडम आप ठीक तो हो? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? वैसे आप प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर ने कहा है आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप दोनों ही काफ़ी वीक हैं। क्या मुझे आपका फ़ोन मिल सकता है? एक कॉल करना है मुझे। सिद्धि ने पूछा तो नस ने इनकार नहीं किया। सिद्धि का गला भारी हो गया था। उसने कृतिका को कॉल लगाया। वही दूसरी तरफ कृतिका ने फ़ोन उठाकर हेलो कहा। उसकी आवाज़ सुन सिद्धि कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन आंसू जरूर बह निकले। नस ने सिद्धि को रोते देखा तो उसके हाथों से फ़ोन ले लिया। नस ने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा, मैडम मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल अहमदाबाद से बात कर रही हूँ। आपकी फैमिली मेंबर यहाँ एडमिट हैं। इनके साथ कोई भी नहीं है। क्या आप यहाँ आ सकती हैं? आप किसकी बात कर रही है? कृतिका ने पूछा। नस ने फ़ोन सिद्धि की ओर बढ़ाकर कहा, मैडम वो आपसे बात करना चाहती हैं। प्लीज़ आंसू पोंछ लीजिए। सिद्धि ने अपने आंसू पोंछे और नस के हाथ से फ़ोन ले लिया। कृतिका। सिद्धि की आवाज़ सुन कृतिका बोली, सिद्धि तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? कोई तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? तुम अकेले क्यों हो? शिव कहाँ है? मुझे अपने साथ ले चलो। प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। मैं छोड़ आई सबको। मैं भाग गई वहाँ से। सिद्धि इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाई। कृतिका भी फ़ोन पर सब कुछ नहीं पूछ सकती थी। उसने सिद्धि से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी वहाँ पहुँच जाऊंगी। मेरा इंतजार करना। रात होते होते कृतिका अनिकेत के साथ सिद्धि से मिलने हॉस्पिटल पहुंची। सिद्धि की हालत देख कृतिका भी खुद को रोने से नहीं रोक पाई। उसने जब सिद्धि की आप बीती सुनी तो उसे एहसास हुआ वो अकेली किन मुश्किलों का सामना कर रही थी। सिद्धि को जल्द से जल्द डिस्चार्ज करवाकर कृतिका अपने साथ ले गई। ख्यालों के बीच से सिद्धि ने खुद को ही निकाला। अपना सिर पीछे की सीट से टिकाए वो इन बातों को याद कर रही थी। शिव बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था। सिद्धि अपने आंसू पोंछते हुए बोली, कहाँ जाती? कोई रास्ता नहीं सूझता रहा था। सोचा खुद को मार दूं, पर जिसे बचाने के लिए भागकर उसके थी उसके साथ कैसे नाइंसाफी करती। मालूम भी है आपको इस दर्द में मैं कितनी खुदगर्ज बन गई थी।
आपका चेहरा आंखों के सामने आता तो अपने आप से घिन आने लगी थी। ये तक सोचने लगी थी अपने ही हाथों से उस बच्चों को मार दूं। खुद को अंधेरे कमरे में बंद कर लेती। जब डॉक्टर ने उसे मेरी गोद में दिया, मेरी नफरत पर मेरी ममता भारी पड़ गई। उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों ने मेरे हाथ को थामा तो एक अलग ही खुशी का एहसास हुआ, मानो बहुत कुछ खोकर मैंने सबसे कीमती चीज पाई हो। उसे सीने से लगाया तो सारे गम दर्द से राहत सी मिलने लगी। उसके लिए मैंने खुद को संभाला, हर दिन हर रात मेहनत की ताकि मैं एक अच्छी माँ बन सकूं। सिद्धि ने शिव की ओर देखकर कहा, आपको पता है इस मामले में लकी हूँ। मेरा बेटा बहुत समझदार है। मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं एक बार कहती वो समझ जाता, मैं कुछ न भी कहती वो तब भी समझ जाता। सिद्धि को एहसास नहीं था वो रोते हुए मुस्कुरा रही थी। शिव ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। सिद्धि ने उसके सीने पर हाथ रखकर कहा, नहीं, छोड़ दो मुझे। रोने के लिए कंधे का सहारा मिल जाए तो जी भरकर रो लेना चाहिए। गम हल्का हो जाता है। मेरे ही दिए आंसू हैं, इन्हें बहाओगी तो मेरा सीना छल्ली होगा। मुझे ये दर्द सहना है। उस पल में सिद्धि शांत हो गई। उसने शिव के कोट को कसकर मुट्ठियों में भींच लिया और फफक पड़ी। शिव ने भी आंखें बंद कर रखी थी। उस पल में दोनों तन्हा थे। सिद्धि जब तक रोती रही, शिव उसके नजदीक रहा। उसने उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा। कुछ पल बाद सिद्धि अपने आप ही उससे दूर हो गई। सिद्धि उससे नजरें बचाते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी। शिव ने उसकी ओर अपना रुमाल बाया तो सिद्धि बोली, मैंने सहारा नहीं मांगा और ये बिल्कुल मत समझिएगा मैं कमजोर हूँ। मैंने जिंदगी और मौत को बहुत करीब से देखा है, हर रोज जीने के लिए संघर्ष किया है। मैं नहीं कह रहा तुम कमजोर हो, बुज़दिल मैं हूँ जो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पाया। गलत मैं हूँ, तुम्हारे साथ इतना वक्त गुजारने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं समझ पाया। हर बार तुम्हें इल्जाम देता गया लेकिन कभी तुम्हारे दर्द को नहीं समझ पाया। जानता हूँ माफ़ी के काबिल नहीं हूँ लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगता हूँ। मुझे एक मौका दे दो सिद्धि। एक अच्छा पिता और एक अच्छा पति मैं दोनों बनने की कोशिश करूँगा। तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। मैंने कहा ना आपसे, मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ। मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं नहीं बदलने वाली। रही बात शक्ति की तो आप मिल सकते हैं उससे, मैं इतनी इजाज़त दे सकती हूँ। वैसे भी 4 दिन बाद शादी है मेरी। अपनी बात पूरी कर सिद्धि गाड़ी से बाहर निकल गई। शिव को न माफ़ी मिली और न ही कोई दूसरा मौका। सिद्धि ने टैक्सी रुकवाया और उसमें बैठकर चली गई। शिव ने आंखें बंद की और फिर सीट से टिकाकर अपने आप को कोसने लगा। सिद्धि का फ़ोन वाइब्रेंट हो रहा था। उसने पर्स से फ़ोन निकाला तो देखा संजय का कॉल था। सिद्धि ने कॉल रिसीव किया तो फ़ोन के दूसरी तरफ से संजय ने कहा, कहाँ हैं आप सिद्धि? सब ठीक है न, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर जा रही हूँ। उन्हें कुछ बात करनी थी इसलिए देर हो गई। मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ, सिद्धि ने जवाब दिया। ठीक है फिर सेफली घर जाएगा, गुड नाइट। इतना कहकर संजय ने फ़ोन रख दिया। सिद्धि खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ अमायरा कमरे में परेशान सी टहल रही थी। कृष की बातें याद कर उसके लिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। कृष ने मुझसे ये सब बातें क्यों कही? क्या वो मुझसे झूठ कह रहा है? क्या भैया मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? समझ नहीं आ रहा, कैसे मालूम करूं? अमायरा कमरे से निकलकर बाहर चली आई। नीचे जब कोई नजर नहीं आया तब वो संजय के कमरे में पहुंची। वो अभी अभी रूम में आए थे। अमायरा ने दरवाजा नॉक किया। संजय ने कोट उतारकर सोफे पर रखा और चेहरा घुमाकर देखा। अमायरा अंत चली आई। संजय ने पूछा, क्या बात है? मेरी राजकुमारी अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही थी भैया। नींद नहीं आ रही थी? क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? तुमने डिनर किया? एक साथ संजय के इतने सारे सवाल थे क्योंकि अमायरा की चिंता थी उसे। अमायरा उसके सामने चली आई। भैया आप मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हैं न? तुम ऐसा क्यों पूछा रही हो? प्लीज़ भैया मुझे सब सच सच बताइए। क्या सिद्धि जी का हस्बैंड जिंदा है? उन्होंने ये बात आपको बताई या नहीं? शांत हो जाओ अमायरा।
वैसे तो जब मुझसे मिलने आई थी उसी वक्त उन्होंने मुझे सब सच बताया है। हाँ, उनका हस्बैंड है लेकिन उनका डिवोर्स हो चुका है। मुझे नहीं लगता शादी के लिए ऐतराज की ये वजह होनी चाहिए। हम दोनों इस रिश्ते से खुश हैं, ये बहुत बढ़ गई बात है। तुम अपने छोटे से दिमाग को जमानत परेशान मत करो। कल वेडिंग प्लानर को बुलाया है। तुम्हें जो थीम अच्छा लगे वो सिलेक्ट करना। जरूर करूंगी, माना कि ज्यादा वक्त नहीं है, फिर भी देखिएगा सब कुछ कितना खूबसूरत होगा। वैसे भैया कल आपका ऑफिस तो नहीं है न, और अगर नहीं है तो शॉपिंग के लिए चलिए। अमायरा के इस सवाल पर संजय बोला कल तो ऑफिस जाना है। अच्छा ऐसा करते हैं, तुम मॉल सिलेक्ट कर लेना। लंच टाइम में मैं और सिद्धि दोनों वहां पहुंच जाएंगे। ये ठीक रहेगा, मैं इंतजार करूंगी। अमायरा ये बोल मुस्कुरा दी। सिद्धि भी घर पहुंच चुकी थी। बाहर बरामदे में उसने किसी को बैठे देखा। माहिरा स्वरा को गोद में लिए बैठी थी। सिद्धि भी उसके बगल में आकर बैठ गई। क्या ये अभी तक सोई नहीं? अरे दी, आप कब आई पता है, हम दोनों आपका इंतजार कर रहे थे। माहिरा का जवाब सुन सिद्धि मुस्कुरा दी। उसने स्वरा को अपनी गोद में ले लिया। रियली मौसी का इंतजार किया जा रहा था। सुनने में आया है आप अपने दादाजी की बहुत परेशान करती हो। दादी से प्यार करना अच्छी बात है लेकिन बाकी सबसे भी प्यार करना सीखो। स्वरा बस एकटक उसके चेहरे को देख रही थी। माहिरा ने पूछा कैसी रही आपकी डिनर डेट? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई डेट पर नहीं गई थी संजय, बस मुझे बता रहे थे शादी का मुहूर्त 4 दिन बाद का है। मैंने ही उनसे कहा था जितनी जल्दी हो सके मैं ये शादी करना चाहती हूँ। सिद्धि की बात पूरी हुई तो माहिरा बोली बहुत ही अहम सवाल पूछना है आपसे दी। क्या आप खुश हैं? माहिरा के इस सवाल के बाद सिद्धि चुप होकर गई। चेहरे पर भी कोई खास एक्सप्रेशन नहीं थे। सिद्धि हल्का मुस्कुराए और स्वरा की ओर देखकर जवाब दिया, हाँ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव कर रही हूँ। माहिरा ने उसके कंधे से अपना सिर टिका लिया। आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। शिव भी घर पहुंच चुका था। वो सीढ़ियों चढ़ने लगा तो पीछे से किसी ने टोका, अगर नींद नहीं आ रही है तो चलकर ड्रिंक लेते हैं। शिव ने मुड़कर देखा, दक्ष खड़ा था। शिव ने इनकार नहीं किया और नीचे चला आया। दक्ष ने 2 गिलास उठाया और व्हिस्की की बोतल लेकर सोफे के पास चला आया। उसने दोनों के लिए ड्रिंक बनाया। दक्ष ने एक गिलास शिव की ओर बढ़ाते हुए पूछा, कहाँ थे इतने वक्त तक? सिद्धि के साथ थे। शिव ने कोई जवाब नहीं दिया और गिलास को होंठों से लगा लिया। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। उस चुप्पी को तोड़ते हुए दक्ष बोला, क्या अभी भी वो तुमसे नाराज हैं? उसकी नाराजगी तो मैं सारी जिंदगी झेल लूंगा दक्ष, लेकिन नफरत नहीं झेली जाती। कोई मेरी चीज को हाथ लगाए तो मेरा खून खौल उठता था। करोड़ों की गाड़ी को हाथ लगाते वक्त भी मैंने कभी इतना नहीं सोचा। यहाँ तो कोई मेरी मोहब्बत मुझसे छीनकर ले जा रहा है और अफसोस मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं हमेशा सोचता रहा उसे डराकर मैं उसे तकलीफ दूंगा। हकीकत तो ये थी, वो जब भी मुझे देखती थी उसे घिन आती थी। उसे एक रेपिस्ट के साथ रहना पड़ रहा था। दक्ष शिव की बात काटते हुए बोला, बस भी करो अब। खुद को रेपिस्ट कैसे कह सकते हो तुम? तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। सिद्धि नाराज है क्योंकि वो सच एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। उसे क्या लगता है अकेले उसने ही सब कुछ सहा है, और तुम्हारा क्या, तुमने भी तो कितना कुछ झेला है। गलती सारी तुम्हारी कैसे हो गई? शिव फीका मुस्कुराया और अपना सिर पीछे सीट से टिका लिया। दर्द बस इतना है दक्ष, मुझे उसकी हर सजा मंजूर है, लेकिन खुद से दूर जाने की जो सजा वो मुझे दे रही हैं वो मेरे बर्दाश्त से बाहर है। ये सब नहीं झेला जा रहा। कृष भी अभी तक सोया नहीं था। ऊपर कॉरिडोर में खड़े होकर उसने शिव की पूरी बात सुनी। वो पलटकर खड़ा हो गया। खुद पर इसे गुस्सा आ रहा था कि वो अपने बड़े भाई के लिए कुछ नहीं कर सकता था। सुबह का वक्त मल्होत्रा विला। अमर जी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वही काफी दिनों बाद आकाश भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। ज्योति ने नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखी और उनके पास चली आई। आप ठीक से टाई बांधना क्यों नहीं सीखते? और ये कॉलर भी ठीक नहीं है। अकेले आप कैसे करते होंगे ये सब?
आकाश को ये देखकर बड़ी खुशी हुई। ज्योति उन्हें किसी बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। आकाश ने कहा जबकि अकेला था तो तुम्हें मिस करता था। गलतियां तब भी करता था लेकिन गलतियां बताने वाला पास में कोई नहीं था। सच पूछूं तो उस अकेलेपन ने एहसास करवाया मेरी जिंदगी में मेरे लिए कीमती क्या है। ज्योति ने उनके मुंह पर हाथ रख उन्हें कुछ कहने से रोक दिया। अब बस कीजिए, मैं अतीत की किसी भी कड़वी याद को याद नहीं रखना चाहती। आकाश ने उनका हाथ नीचे करते हुए कहा आगे से इस बात का ख्याल रखूंगा। आकाश नाश्ते के लिए आगे बढ़ गए। तेजस जब अपने कमरे में पहुंचा तो देखा इशिता बिस्तर पर कपड़ों को फैलाए बैठी थी। तेजस उसकी ओर बढ़ते हुए बोला ये सुबह सुबह क्या कर रही हो तुम? अयान के लिए कुछ नए कपड़े खरीदे हैं। डॉक्टर ने कहा है न एक हफ्ते बाद हम घर ले जा सकते हैं। मैंने हर सीजन के हिसाब से शॉपिंग की है फिर भी लगता है जैसे बहुत कुछ कम है। इशिता की मुस्कुराहट देख तेजस ने उसके सिर पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, वक्त मिले तो और शॉपिंग कर लेना। थोड़ा बहुत पेपर वर्क बचा है उसके बाद से वो लीगल तरीके से हमारा हो जाएगा। सच पूछूं तो मेरे पास भी सब्र नहीं है। मैं भी चाहता हूँ जल्द से जल्द वो हमारे घर आए और फिर से इस विला में लोगों के चेहरों पर हंसी गूंजे। इशिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ऐसा जरूर होगा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। दोपहर का वक्त उठी। सिद्धि अपने फोन में आए मैसेज को देख रही थी जिसे शिव ने भेजा था। आज मैं शक्ति को स्कूल से लेने जा रहा हूँ। उसकी फिक्र मत करना, मैं उसका ख्याल रखूंगा। सिद्धि ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वैसे भी शक्ति से मिलने की इजाजत उसी ने दी थी। शक्ति बाकी बच्चों के साथ स्कूल से बाहर निकला। शिव अपनी गाड़ी से टिककर खड़ा था। शिव को देख शक्ति भागकर उनके पास चला आया। डैड। शिव शायद बता नहीं सकता था उसे ये शब्द सुनकर कितनी खुशी हुई। उसने झुककर शिव को गले से लगा लिया। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आज मेरे साथ खुलकर मस्ती करना चाहोगे? हाँ, शक्ति का जवाब सुन शिव को बहुत खुशी हुई। शक्ति ने शिव से अलग होते हुए कहा, एक मिनट डैड, मैं बस अभी आया। शक्ति भागता हुआ वहां से चला गया। शिव को समझ नहीं आया आखिर वो कहाँ गया है। शक्ति स्कूल बस के पास पहुंचा। वैदेही खिड़की के पास ही बैठी हुई थी। शक्ति ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, वेदू तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। मैं डैड के साथ जा रहा हूँ। डैड के साथ? फिर तुम वापस कब आओगे? वैदेही ने पूछा। पता नहीं, पर मैं डैड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तुम संभलकर घर जाना। बाय। बस रवाना हो चुकी थी और वैदेही हाथ हिलाकर उसे बाय बोल रही थी। शक्ति शिव के पास लौट आया। शिव ने उसके लिए कार का दरवाजा खोला। शक्ति के अंदर बैठते ही शिव ने सीट बेल्ट लगाई। शक्ति को अंदर बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था। कार के फीचर्स देखकर शक्ति खुशी से भर गया। डैड, ये कार बहुत खूबसूरत है। शिव गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, तुमसे ज्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं। तुम कार पसंद हैं। मुझे स्पोर्ट्स कार पसंद है और रेस लगाना भी। मैं हमेशा टीवी में प्लेयर्स को रेस लगाते हुए देखता हूँ। शक्ति के चुप होते ही शिव बोला, चुप क्यों हो गए और बताओ तुम्हें और क्या क्या पसंद है? बहु कुछ, मैंने आपको बताया था ना, मुझे गन बहुत तो पसंद है। मुझे गैजेट से खेलना अच्छा लगता है। आपने जेफरी हिंटन के स्पीच सुने हैं? एआई पर वो बहुत अच्छा स्पीच देते हैं। शक्ति की बातें सुनकर शिव बोला, वो तो कंप्यूटर साइंस के बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। तुम उन्हें सुनते हो? क्या उनकी बातें तुम्हें समझ आती हैं? कुछ कुछ बातें समझ नहीं आती लेकिन मुझे उनकी स्पीच बहुत अच्छी लगती हैं। शक्ति ने कहा। शिव गाड़ी लेफ्ट टर्न करते हुए बोला, वाकई में तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। यानी तुम्हें साइंस और कंप्यूटर में दिलचस्पी है। वेरी गुड, अभी हम रेस्टोरेंट चलते हैं। पहले कुछ खाएंगे फिर तुम्हें किसी अच्छी जगह ले चलूंगा। शक्ति ने हाँ कहा। अमायरा मॉल में बैठी अपने भैया के आने का इंतजार कर रही थी। लंच टाइम होने ही वाला था। अमायरा टेक्स्ट करते हुए बोली, मैंने एड्रेस सेंड कर दिया है, प्लीज आप दोनों थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। अमायरा को एहसास हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। अमायरा ने जब मुड़कर देखा तो पाया क्रिश ठीक उसके पीछे खड़ा था। अमायरा उठ खड़ी हुई।
तुम यहाँ? अमायरा आगे बढ़कर बोली, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते? मालूम भी है मैंने तुम्हें कल कितने कॉल किए थे। अमायरा, इस वक्त मैं अपने आप से सबसे ज़्यादा गुस्सा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी के काम का हूँ ही नहीं, किसी की मदद नहीं कर पा रहा। कृष की बातें सुन अमायरा बोली, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरे भैया सिद्धि भाभी से बहुत प्यार करते हैं। मैं समझ सकता हूँ किसी बात को लेकर दोनों के रिश्ते में खटास आई हूँ, और भाभी जो कदम उठा रही हैं वो सरासर गलत हैं। मैं बस तुमसे ये कहने आया हूँ, अपने भैया को कहो वो पीछे हट जाए। कृष की बात सुन अमायरा ने रिएक्ट किया। मेरे भैया पीछे क्यों हटे? शादी का फैसला भैया और सिद्धि जी दोनों का है। वैसे भी तुम्हारे भैया से उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। ये बात सच है कि मैं नहीं जानती उनकी पुरानी जिंदगी में उनके साथ क्या कुछ हुआ है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, मेरे भैया उन्हें हमेशा खुश रखेंगे। तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। तुम्हारे भैया दो लोगों के बीच आ रहे हैं और इस रिश्ते से कोई खुश नहीं रहेगा। कृष की बात काटते हुए अमायरा बोली, तुम इतना यकीन से ये बात कैसे कह सकते हो कि कोई खुश नहीं रहेगा? मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, तुम यहाँ आकर मुझसे लड़ क्यों रहे हो? मुझे नहीं मालूम था तुम दूसरों की बातों को लेकर हमारे बीच झगड़े शुरू करोगे। सच पूछूं तो मुझे अब अपने रिश्ते पर शक होने लगा है। हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं भी या नहीं? कृष आश्चर्य से भर गया। सच ही तो था, औरों की वजह से वो लोग अपना रिश्ता खराब कर रहे थे। कृष कुछ कहने को हुआ तो अमायरा ने टोक दिया, बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज जाओ यहाँ से, मैं तुमसे और बहस नहीं करना चाहती। अमायरा ने उससे अपना चेहरा फेर लिया। कृष ने भी आगे कुछ कहना ठीक नहीं समझा और वहां से चला गया। अमायरा मासूम लग रही थी। ऐसी बातें उसके खुद के रिश्ते के लिए अच्छी नहीं थी। शिव शक्ति के साथ इस वक्त रेस्टोरेंट में था। पहली बार उसने जाना खाने में शक्ति की पसंद क्या है उसे देखकर आश्चर्य नहीं लगा। शक्ति की अधिकतर पसंद उससे मिलती जुलती थी। जो चीजें शिव को पसंद नहीं थी, शक्ति को भी वो चीजें पसंद नहीं थी। शिव ने कॉफी का एक सिप लिया और मुस्कुरा दिया। शक्ति ने अपना चेहरा उठाकर शिव को देखा। आप कुछ भी नहीं खाएंगे? नहीं, ये सब तो तुम्हारे लिए है। अभी मेरा खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। वैसे तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं डैड, ये खाना तो बहुत ज्यादा है। खाने के बाद आइसक्रीम मंगाओ, चॉकलेट फ्लेवर। शिव के इस सवाल पर शक्ति ने निमे सिर हिला दिया। चॉकलेट फ्लेवर नहीं, बटरस्कॉच। ये फ्लेवर तुम्हारी मॉम को बहुत पसंद है। शिव ने कहा, जानता हूँ, इसलिए मुझे भी ये पसंद है। शक्ति का जवाब सुनकर शिव मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट से निकलकर दोनों बाहर आए। शक्ति ने पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? एक खास जगह, मैं जानता हूँ वो जगह तुम्हें जरूर पसंद आएगी। शिव ने शक्ति के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। उसके बैठते ही दोनों वहां से निकल गए। अमायरा सिद्धि और संजय का इंतजार कर रही थी। दोनों को आने में थोड़ी देर हो गई। संजय ने इस बात के लिए अमायरा से सॉरी भी कहा। जरूरी कॉल था जिस वजह से मुझे देर हो गई। तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? इंतजार तो किया मैंने, पर कोई नहीं। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों को बहुत से जरूरी काम रहते हैं। अब अंदर चलिए, आप दोनों की वेडिंग ड्रेस पसंद करनी है। अमायरा सिद्धि का हाथ पकड़ शॉप के अंदर चली गई। संजय उन लोगों के ठीक पीछे चल रहे थे। सिद्धि ने अमायरा से पूछा, हमें साड़ियाँ देखनी चाहिए, तुम क्या कहती हो? साड़ियाँ तो देख लेंगे भाभी, लेकिन शादी के जोड़े में लहंगा होगा, वो भी रेड कलर। ये सब कहते हुए अमायरा के चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आ रही थी। सिद्धि ने इनकार नहीं किया। संजय की नज़र स्टैच्यू पर गई जिसने खूबसूरत नीले रंग की साड़ी पहनी थी। संजय ने मुड़कर सिद्धि को देखा और फिर स्टैच्यू को। उसने सिद्धि को उस नीले रंग की साड़ी में इमेजिन किया। इमेजिनेशन में ही सिद्धि पर वो साड़ी खूब जंच रही थी। संजय ने वहां खड़ी स्टाफ से कहा, आप इसका फ्रेश पीस पैक कर दीजिए। स्टाफ ने उसकी बात पर हामी भरी। अमायरा संजय को बुला रही थी। संजय उन दोनों के पास चला आया। अमायरा ने संजय से कहा, भाभी तो कंफ्यूज हो रही हैं, आप पसंद कीजिए उनके लिए शादी का जोड़ा।
सच में क्या मैं पसंद कर सकता हूँ? ये कहते हुए संजय ने सिद्धि की ओर देखा। सिद्धि चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए बोली, हाँ मैं कंफ्यूज हूँ, आप ही पसंद कीजिए। संजय नेता सामने कई सारे ऑप्शन देखे, सिलेक्ट करने में उसे भी थोड़ा वक्त लगा। फाइनली संजय ने सिद्धि के लिए ड्रेस पसंद की। अमायरा ने मून पर हाथ रख लिया। भैया मानना पड़ेगा, आपकी पसंद ए जोड़ वन है। संजय ने जब सिद्धि की ओर देखा तो उसने भी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। शिव ने अपनी जेब से पास निकाला और दरवाजा खोला। शक्ति उसके पीछे पीछे चलकर अंदर आया। ये कौन सी जगह थी उसे मालूम नहीं था। यहाँ कई सारे गार्ड्स भी मौजूद थे। सभी ने ब्लैक सूट पहना हुआ था। सामने से रिजवान चलकर आ रहा था। शिव के सामने पहुंचकर रिजवान रुक गया। गुड इवनिंग सर, आप ही का वेट कर रहे थे हम। रिजवान की नजरें शिव बगल में खड़े शक्ति पर गई। रिजवान उसे पहचान नहीं पाया। उसने शिव से कहा, सर आप श्योर हैं कि आप इस बच्चे को अंदर ले जा सकते हैं? क्या ये डरेगा तो नहीं? रिजवान, डर मेरे खून में है ही नहीं। शिव ने बस इतना जवाब दिया। रिजवान को समझते देर नहीं लगी। उसने तुरंत कहा, आप कहना चाहते हैं ये आपके बेटे हैं? शक्ति मल्होत्रा। शिव ने शक्ति की ओर देखकर कहा, ये मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हैं। अंकल को हेलो कहो। शक्ति ने रिजवान की ओर अपना हाथ बढ़ाया। हेलो अंकल, आई एम शक्ति। ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है। आप डैड के बॉडीगार्ड हैं। इसका मतलब मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रिजवान ने जब शक्ति से हाथ मिलाया तो चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट तैर गई। शक्ति का बात करने का तरीका बिल्कुल शिव की तरह था। फर्क करना मुश्किल था आखिर वो किससे बात कर रहा है। रिजवान ने कहा, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने सुना था आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। अब लग रहा है सच ही सुना था। प्लीज अंदर आइए। रिजवान उन दोनों को अंदर ले गया। अंदर एक बड़ा सा हॉल था। टेबल पर कई तरह के पिस्टल और गन रखे थे। ये सब देखकर शक्ति की स्माइल देखने लायक थी। शिव ने शक्ति से कहा, इन्हें चलाने से पहले इनकी नॉलेज होना जरूरी है। सही जगह निशाना लगाना आसान नहीं होता। हाई कंसंट्रेशन और रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। शिव के इतना कहते ही एक गार्ड उसके पास चला आया। ट्रे में 2 हेडफोन रखे थे। शिव ने एक हेडफोन अपने सिर पर पहना और दूसरा शक्ति को पहनाया। शिव ने बड़ी ही आसानी से टेबल पर रखे पार्ट्स को जोड़कर गन को फिक्स किया। शक्ति का आश्चर्य से भर गया। रिजवान उसके बगल में खड़े होते हुए बोला, आर यू ऑल राइट? शक्ति ने रिजवान से कहा, डैड ने कितनी जल्दी उसे फिक्स कर दिया। सर के लिए ये सब करना बहुत आसान है। वो हर तरह की पिस्टल और गन को चलाना जानते हैं। रिजवान ने कहा। शिव ने निशाना टारगेट पर सेट किया। उसके हर एक सटीक निशाने पर शक्ति ने तालियां बजाईं। शिव ने हेडफोन हटाया तो शक्ति भागकर उसके पास चला आया। यू आर ऑसम, आपने ये कैसे किया? शिव ने उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, मेरे लिए ये इजी था। तुम रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे लिए भी इजी हो जाएगा। कम विथ मी, तुम्हें और भी बहुत कुछ दिखाता हूँ। फिर हम शॉपिंग के लिए चलेंगे। शक्ति आज बहुत खुश था। अपने पिता के साथ वक्त बिताना किसे नहीं अच्छा लगेगा, और उस छोटे बच्चे के लिए तो वाकई खुशी की बात थी, क्योंकि ये उम्र का वो पड़ाव होता है जहाँ गार्जियन की बेहद जरूरी होती हैं। रात का वक्त, सिद्धि का घर। संजय कुछ देर पहले ही सिद्धि को घर तक छोड़कर गया था। सिद्धि अंदर चली आई। अनिकेत अभी तक कॉलेज से नहीं लौटे थे। माहिरा, आनंद और कृतिका हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। सिद्धि उनके बीच चली आई। कृतिका ने पूछा, शॉपिंग कैसी रही? अच्छी थी, सिद्धि ने कहा। माहिरा ठीक से बैठते हुए बोली, दी कल आप कहीं नहीं जाएंगी क्योंकि हम हल्दी की रस्म करने वाले हैं। पर ये सब करना जरूरी है क्या? परसों अमायरा ने भी बहुत से फंक्शन रखे हैं। सिद्धि कह ही रही थी तभी कृतिका बोली, शादी? तुम शादी करने जा रही हो? तुम्हें खुश रहना चाहिए। तुम जानती हो शादी की ये छोटी छोटी रस्में कितनी खुशियां देती हैं। हमने पूरी तैयारी कर ली है, तुम अब कुछ नहीं बोलोगी। वैसे सिद्धि, शक्ति को तुमने कहाँ जाने की परमिशन दी है? वैदेही अकेली स्कूल से वापस आई हैं। आनंद के इस सवाल पर कृतिका बोली, सॉरी मैं बताना भूल गई।
वैदेही ने बताया था वो अपने डैड के साथ बाहर घूमने गया है। आनंद को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी आंखें छोटी कर ली। तुम लोगों ने जाने कैसे दिया और सिद्धि तुम्हें क्या हो गया है, तुम कैसे शक्ति को उस इंसान के साथ अकेला छोड़ सकती हो? आनंद, वो उसके बायोलॉजिकल फादर हैं। कुछ जगह मेरे भी अधिकार कम पड़ जाते हैं। वैसे भी उन्होंने मुझसे परमिशन मांगी थी। सच पूछूं तो शक्ति आजकल मुझसे शिव के बारे में कई सवाल करने लगा है। बेहतर होगा उन सवालों के जवाब उसे शिव से ही मिले। लेकिन सिद्धि तुम, इससे आगे आनंद कुछ कहता माहिरा बीच में टोकते हुए बोली, इस बात को यही खत्म करते हैं ना। वो अपने डैड के साथ गया है। वो वापस ले आएंगे। हमें कल की तैयारियां करनी चाहिए, वैसे भी बहुत काम पड़ा है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये बोल सिद्धि सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ शक्ति शिव के साथ शॉपिंग कर रहा था। उन्हें देखकर दूर से ही कहा जा सकता था कि उनके बीच कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। शिव ने जब स्टैच्यू को देखा तो रुक गया। स्टैच्यू पर नीले रंग की साड़ी थी, जो काफी सिंपल भी थी और खूबसूरत भी। शिव को वो बरसात याद आ गई जब गाड़ी में बैठे बैठे चूड़ियों की खनक उसने सुनी थी। सिद्धि पहली बार उसकी गाड़ी में बैठी थी। उन एहसासों को उसने आज तलक संजो कर रखा था। शक्ति बाकी सबको छोड़कर शिव के पास चला आया। उसने शिव का हाथ थामा तो शिव का ध्यान टूट गया। शिव ने शक्ति की ओर देखा। शक्ति ने मुस्कुराकर कहा, मुझे मॉम पर ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है। ये सुन शिव भी मुस्कुरा दिया। उसने वहां मौजूद सेल्स गर्ल से उस साड़ी की फ्रेश पीस पैक करने को कह दिया। शिव शक्ति का हाथ थामकर कुछ दूरी पर रखे बेंच पर बैठकर गया। शक्ति ने शिव की ओर देखकर पूछा, मॉम आपसे नाराज है ना? आप उनको सॉरी बोल दोनों। मुझे आप दोनों के साथ रहना है। शिव ने बेहद ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, मुझे भी अपनी फैमिली के साथ रहना है। मैं तुम्हारी मॉम को जरूर सॉरी बोलूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी नाराजगी दूर कर सकूं। शक्ति उसकी बातें सुन मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद दोनों घर के लिए निकल गए। सिद्धि घर के बाहर चक्कर काटती हुई शक्ति के लौटने का इंतजार कर रही थी। जब तक वो घर नहीं लौटता वो भला कैसे हो सकती थी। शिव की गाड़ी घर के आगे आकर रुकी। शिव गाड़ी से बाहर निकला। उसने शक्ति के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। शक्ति को देख सिद्धि उसकी ओर बढ़ गई। उसने शक्ति का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ ले लिया और शिव से बोली, मैंने इससे मिलने की परमिशन दी है। इसका मतलब ये नहीं आप इस तरह इसे लेकर घूमेंगे। वक्त देख रहे आप। मुझे क्या मेरे बच्चे की फिक्र नहीं होगी? सॉरी, ट्रैफिक था इसलिए देर हो गई, शिव ने कहा। सिद्धि ने आगे कुछ नहीं कहा और शक्ति को लेकर जाने लगी। तभी शिव ने टोका, रुको सिद्धि। उसके ये कहते ही सिद्धि रुक गई। शिव ने गाड़ी से सामान निकाला। ये सब शक्ति के लिए है। सिद्धि शिव के हाथ में इतना सारा सामान देखकर आश्चर्य से भर गई। क्यों और किस लिए? इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। शक्ति की पसंद की चीजें हैं। इस तरह मना मत करो, मैं अंदर रखा देता हूँ। शिव ये बोल आगे बढ़ गया। सिद्धि ने अंदर जाने की परमिशन भी नहीं दी थी और ये सब देख उसे शिव पर गुस्सा भी आ रहा था। इतनी रात गए सिद्धि झगड़े की वजह से दूसरों की नींद नहीं खराब करना चाहती थी। वो शिव को शक्ति के कमरे में ले आई। सिद्धि ने शक्ति से कहा, वॉशरूम में तुम्हारे कपड़े रख दिए हैं, जाकर चेंज कर लो। शक्ति ने उन दोनों को गुड नाइट विश किया और वॉशरूम में चला गया। शिव ने सारा सामान बिस्तर के लेफ्ट साइड रख दिया। सिद्धि उसे टोकते हुए बोली, बस कीजिए, फालतू की कोशिशें करना। परसों शादी है मेरी। आपका इस तरीके से शक्ति के करीब जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अपने बेटे के साथ वक्त बिताना, उसकी पसंदीदा की चीजें खरीदना मेरा भी हक है। मैं सिर्फ शक्ति के करीब रहने की कोशिश नहीं कर रहा, हर उस गलती की भरपाई करना चाहता हूँ जो मैंने की है। जो प्यार मुझे अपने बेटे पर लुटाना चाहिए मैं नहीं लुटा पाया, मैं उन सब की भरपाई करना चाहता हूँ। इस शादी से कोई खुश नहीं रहने वाला। सबसे बड़ी बात सिद्धि, तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। किसने कहा मैं खुश नहीं हूँ? मैं बहुत खुश हूँ। मिस्टर अवस्थी आपसे लाख गुना अच्छे हैं।
मुझे किसी सामान की तरह ट्रीट नहीं करते। उनके आगे मैं एक जीती जागती इंसान हूँ। अब तो बस। जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खुला सिद्धि कहते कहते रुक गई। शक्ति चेंज करके कमरे में लौट आया। सिद्धि ने शिव की ओर देखकर कहा, रात बहुत हो गई है, आपको अब यहाँ से जाना चाहिए। शिव ने हाथ की मुट्ठी कस ली। कहने को बहुत कुछ था और कुछ भी नहीं। उसने मुझे आगे बढ़कर शिव के सिर पर हाथ फेरा और वहां से चला गया। उसके जाते ही सिद्धि ने एक गहरी सांस भरी। शक्ति सिद्धि के पास चला आया। उसने आहिस्ता से सिद्धि का हाथ थामा तो सिद्धि ने नजरें घुमाकर उसकी ओर देखा। शक्ति बोला, आप डैड से नाराज हो न? अगर वो आपको सॉरी बोलेंगे तो आप उन्हें माफ कर देंगी न? सिद्धि भावुक होकर उसे देखने लगी। सिद्धि ने हिम्मत कर कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं शक्ति जिन्हें बड़े ही समझ सकते हैं। तुम्हें किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मॉम डैड जानते हैं उन्हें क्या करना है। फिक्र मत करो, मॉम जो कुछ भी करेगी सिर्फ तुम्हारे लिए करेगी। सिद्धि घुटनों के बल नीचे बैठी और शक्ति को उसने गलतियों से लगा लिया। सुबह का वक्त राव विला के दूसरे हिस्से में मीडिया को बुलाया गया था। चुनावी कैंपेन का ही एक हिस्सा था। चंद्रशेखर जी इस वक्त कुछ लोगों के साथ मीटिंग रूम में व्यस्त थे। वनराज जब मीटिंग रूम के पास पहुंचे तो सेक्रेटरी ने कहा, सर तो अभी मीटिंग में बिजी हैं। बाहर मीडिया भी इंतजार कर रही हैं। और कितना वक्त लगेगा मीटिंग में, कुछ कह नहीं सकते। मेरे हिसाब से तो 1 घंटे का वक्त तय किया गया था और अब तो घंटे भर से ज़्यादा का वक्त बीत गया। पता नहीं कितना लंबा वक्त लगेगा। ने अपनी बात पूरी की तो वनराज ने कहा, जैसे ही मीटिंग खत्म हो उन्हें लॉन में ले आना, तब तक मैं उन्हें संभालने की कोशिश करता हूँ। नर्मदा जी जब हॉल में पहुंची तो देखा लावण्या चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी। नर्मदा जी उनके सामने चली आई। तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? नहीं तो कमरे में मन नहीं लग रहा था तो यहाँ चली आई। आप लोगों ने नाश्ता किया? कहाँ किसी ने अभी नाश्ता किया, जब अपने अपने काम में बिजी हैं। नर्मदा जी हताश होकर उनके बगल में बैठ गई। लावण्या को चुप देख नर्मदा जी बोली, स्वरा की याद आ रही हैं? सो तो है भाभी, वो जब से गई हैं किसी चीज में दिल ही नहीं लगता। पता नहीं माहिरा और आनंद कब तक लौटेंगे। लावण्या को बात पर नर्मदा जी हंसने लगी। ये तो सच है, तुम्हारा लगाव स्वरा से बहुत ज्यादा है। जब तक वो नहीं लौटती तुम्हारा मन यूं ही बेचैन रहने वाला है। कृतिका का घर। यहाँ सुबह से ही चहल पहल थी। आज किचन को माहिरा ने संभाला था, वहाँ स्वरा को अनिकेत ने संभाला था। शक्ति और वैदेही दोनों उनके साथ ही गार्डन में बैठे हुए थे। वैदेही ने सवाल किया, ये कुछ खाती क्यों नहीं है? इसके जो पसंद है मैं इसके लिए वो लेकर आएगी। ये खाएगी कैसे? इसके पास दांत नहीं है। जब ये थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तब ये सब कुछ खाएगी, अनिकेत ने कहा। शक्ति को काफी चुप देख अनिकेत ने पूछा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आज काफी चुप हो। शक्ति सोफे से उठते हुए बोला, मुझे कुछ काम करना है, मैं अंदर जा रहा हूँ। ये बल वो वहां से चला गया। वैदेही बोली, स्वरा तो रो रही हैं, मैं इसके लिए दूध की बोतल लेकर आओ। ठीक है, संभल कर जाना और मामी से कहना वो दे देंगी, अनिकेत ने कहा। सिद्धि इस वक्त आईने के सामने बैठी खुद को देख रही थी। कुछ देर पहले ही तो उसकी हल्दी की रस्म हुई थी। चेहरे पर अब भी उबटन लगा हुआ था। ये रस्में, ये रिवाज कभी कभी खुशियां देते हैं तो कभी कभी पुराने जख्मों को कुरेद देते हैं। सिद्धि फिर उन्हीं पुरानी यादों के बीच पहुंच चुकी थी। किस तरह कृतिका की हल्दी वाले दिन उसकी हल्दी गलती से उसे ऊपर आ गिरी थी। चीजें बदल गई लेकिन परिणाम कुछ और ही निकला। सिद्धि का ध्यान फोन की बेल सुनकर टूटा। उसने कॉल रिसीव किया। फोन के दूसरी तरफ से अमायरा बोली, कैसी रही भाभी आपकी हल्दी? पता है अभी कुछ देर पहले भी भैया की हल्दी की रस्म पूरी की है, सब अच्छे से हो गया। तुम्हारे लिए अकेले सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल रहा होगा ना? सिद्धि ने कहा तो अमायरा बोली, मुश्किल तो था लेकिन मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। वैसे कल मेहंदी और संगीत है, मुझे उसकी भी तैयारियां देखनी है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ।
फोन कट चुका था। सिद्धि ने फोन टेबल पर रखा और शावर लेने के लिए वॉशरूम में चली गई। अमायरा फोन में कृष की तस्वीर देख रही थी। कृष और उसके बीच अजीब तानाकशी चल रही थी। बात कुछ भी न होकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ हो। दोनों ही एक दूसरे से रूठकर बैठे थे। अमायरा मन ही मन खुद से बोली, मैंने क्या गलती की है? मुझे मेरे भैया की खुशियाँ प्यारी हैं। मैंने सिद्धि जी को किसी से छीना नहीं है। वैसे भी उनका डिवोर्स हो चुका है। अगर वो किसी और से शादी करती हैं तो इसमें बुराई क्या है? तुम ठीक नहीं कर रहे कृष। तुम्हें हमारे रिश्ते को इन सब से अलग रखना चाहिए था। तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी न? मैं भी देखती हूँ कब तक तुम मेरे साथ ऐसा करते हो। अमायरा ने अपने आंसू पोंछ लिए। रोकर इस कीमती पल को वो खोना नहीं चाहती थी। सब कुछ ठीक दर्शाने के लिए झूठी मुस्कुराहट जरूरी थी।